ये कहानी है कमला की। वो एक बड़े सेठ धीरज दीवान के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। काफी इज्जतदार और रसूख वाले लोगों में गिनती होती थी धीरज दीवान की। उनके घर में उनके दोनों बेटे प्रमोद दीवान और वैभव दीवान साथ ही रहते थे। प्रमोद बड़ा था, उसकी शादी अर्पिता से हुई थी। धीरज दीवान की राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच भी बहुत अधिक थी। धीरज दीवान फोन पर बातें कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब? आपके बिना होली की पार्टी तो बिल्कुल फीकी रह जाएगी। अरे दीवान साहब, आपकी पार्टी और फीकी ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप नहीं आएंगे तो फीकी तो हो जाएगी ना। आप प्यार से अपनी बात मनवाने में बड़े माहिर हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। उन्होंने जैसे ही फोन काटा, कमला हाथों में कॉफी लिए वहाँ आ गई। साहब, कॉफी यहाँ टेबल पर रख दे और सुन, वैभव को बुला कर ला। कमला वैसे तो सभी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वैभव के पास जाने से उसे बहुत डर लगता था। वैभव के सारे दोस्त भी उसे अजीब लगते थे और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका व्यवहार। मालिक के कहने पर वो वैभव के कमरे में गई। वो उस समय सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी, उसने जल्दबाजी में सिगरेट बुझाई और धुएं को हाथ से हटाने लगा। तभी कमला उसके कमरे में आ गई। वैभव ने दरवाजे पर कमला को खड़ा देखा तो अरे कमला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा पापा या बड़े भैया आ गए हैं। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। अरे बुला तो मैं भी तुमको सुबह से रहा हूँ, तुम आते नहीं। ये कहकर वैभव कमला का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमला उसका हाथ झटक कर वहाँ से भाग जाती है। वैभव अक्सर कमला से बदतमीजी किया करता, इसलिए उसे उसके पास जाने से बहुत डर लगता था। अब बार बार की बदतमीजी वो कितना सहती, इसलिए उसने उसकी भाभी अर्पिता से उसकी शिकायत कर दी। मैं तंग आ गई हूँ मालकिन, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है ना? नहीं मालकिन, बहुत दिनों से दबा कर रखा था, लेकिन किसी चीज की कोई हद होती है ना। मैं मजबूर हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी भी चीज को करने के लिए आजाद हैं। तू फिक्र मत कर, मैं उसे समझा दूंगी। बात आई गई हो गई। कमला ने सोचा अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन भाभी को बताने के बाद के तीसरे दिन फिर से वैभव ने उसका रास्ता रोकना चाहा। कमला को बहुत गुस्सा आया और उसने तय कर लिया कि अब वो दूसरी जगह काम ढूंढेगी। उसने ये बात अपनी बूढ़ी दादी को बताई। कमला जब 10 साल की थी, तभी उसके माता पिता नदी में डूबकर मर गए थे। कमला अपने माता पिता की बॉडी के पास बैठी जोर जोर से रो रही है। अरे रोती क्यों है? तेरी दादी है ना अभी जिंदा? कमला अपनी दादी के गले से लग गई। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, 12वीं तक पढ़ाई भी करवाई। वो उसे आगे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पिछले 7 साल से उसकी दादी बिस्तर पर थी। उनको लकवा मार गया था। उनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे और मुंह भी टेढ़ा हो गया था। वो बोलती तो थी, लेकिन बहुत अस्पष्ट। उसकी दादी ही पहले धीरज दीवान के यहाँ काम किया करती थी। दादी की ऐसी हालत के बाद से ही वो सेठ के यहाँ काम पर जाने लगी थी। दादी, मैंने तय कर लिया है, अब मैं उस सेठ के यहाँ काम नहीं करूंगी। मैं दूसरी जगह काम ढूंढूंगी। वैभव सेठ अच्छे आदमी नहीं है। उसकी दादी की आंखों में उसकी बातों को सुनकर आंसू आ गए थे। उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा कारण ही तुम्हें ये सब झेलना पड़ता है ना। भगवान मुझे ऊपर बुला ले। तू ऐसी बातें मत कह दादी, तेरे अलावा मेरा और कौन है? कमला ने काम छोड़ दिया। वो दूसरी जगह काम ढूंढने लगी। 2 दिन हो गए, उसे कहीं काम नहीं मिला। इधर 2 दिन जब कमला काम पर नहीं आई, तो धीरज दीवान ने उसके बारे में पूछा। किसी को ये पता ही नहीं था कि उसने काम छोड़ दिया है। 2 दिन बाद होली थी। घर पर बहुत काम पेंडिंग था। कमला सारा काम अच्छे से संभालती थी, इसलिए दूसरे नौकर के जरिए उन्होंने कमला को बुलाने के लिए कहा। इधर कमला भी काम ना मिलने के कारण परेशान थी, क्योंकि बिना काम के ना तो घर का चूल्हा जलता और ना ही दादी की दवाई आती।
तभी कमला उस सेठ के घर काम करने लगती है। फिर भी उसके बेटे उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तभी कमला गुस्से में जाकर उस सेठ को सारी बात बता देती है। तभी सेठ अपने बेटे को बहुत भला बुरा कहते हैं और कमला से माफ़ी मंगवाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ससुर और बहू की अय्याशी। एक सीमा नाम की लड़की थी। उसे रोमांटिक मूवीज देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसके माता पिता घर पर नहीं थे। सीमा सोचती है, वाह क्या बात है सीमा, आज तो घर पर कोई नहीं है, क्यों ना आज बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखी जाए। तभी सीमा अपने बेडरूम में एक रोमांटिक वाली डीवीडी लाकर मूवी देखना शुरू कर देती है। गाने का शोर इतना ज्यादा था कि लोगों को बाहर तक सुनाई दे रहा था। ये ससुरी सीमा की बच्ची कब सुधरेगी, इतनी आवाज तेज करके कौन देखता है टीवी। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। कुछ घंटे बाद जब उसके माता पिता घर पर वापस लौटने हैं, तब वह औरत सीमा के बारे में सारी बात उसके माता पिता को बता देती है। सीमा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी शिकायतें बाहर से आने लगी हैं। क्या हुआ पापा, अब क्या कर दिया मैंने? अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। क्या देख रही थी तुम टीवी में? सीमा की माँ, मैं कल ही इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता हूँ। बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लड़की वाले सीमा को देखने के लिए आते हैं। लड़के वाले को सीमा बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद सीमा की शादी हो जाती है। रात के समय सीमा बिस्तर में राज के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद राज कमरे में आता है। राज कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। दोनों करीब आने लगते हैं। क्या हुआ, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी रात को कौन सा ऑफिस खुलता है, मुझे बताओ आप। राज वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। सीमा समझ जाती है कि राज मेरे लायक नहीं है, मगर वो करती तो क्या करती, वह सो जाती है। कुछ दिनों बाद सीमा के ससुर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी सीमा स्नान करके टॉवल में बाहर आती है और अपने बेडरूम में जाने लगती है। सीमा के ससुर उससे घूरते रह जाते हैं। बहू तो पटाखा दिखती है, क्या भाग्य है मेरे बेटे की जो ऐसी बहू मिली है। दोपहर के समय राज के ऑफिस जाने के बाद सीमा घर में दुखी बैठी थी। तभी उसका ससुर उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ बहू, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? राज ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ससुर उसके पास जाकर बैठ जाता है। बहू, मुझे पता है कि राज तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, जाइए यहाँ से वरना मैं चिल्लाऊंगी। पर ससुर उसकी एक नहीं सुनता। सीमा को भी अब ससुर का साथ अच्छा लगने लगा था और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन सीमा बेडरूम में झाड़ू लगा रही थी। तभी ससुर उसको पीछे से पकड़ लेता है। छोड़िए बापूजी, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा जाने मन, सब नीचे हैं। तभी कमरे में राज आ जाता है और सीमा को बाबूजी के साथ देखकर बोलता है, सीमा, ये सब क्या है? तुम्हें बाबूजी के साथ ये सब करने में शर्म नहीं आई? निकल जाओ मेरे घर से। बेटा, वो मेरी बात तो सुनो। सीमा, आप तो चुप ही रहिए, मुझे तो आपको बाप कहने में भी शर्म आ रही है। जा रहा हूँ मैं माँ के पास आपकी हरकतें बताने के लिए। तभी राज का बाप राज का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से राज की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये क्या कर दिया बाबूजी आपने? आपने तो राज को मार डाला। आप तो बुरी तरह फंस चुके हैं। आप नहीं सीमा, हम दोनों फंसे हैं। कुंती के आने से पहले हमें जल्द से जल्द राज की लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं बाबूजी, राज के मर्डर में सिर्फ आप फंसे हैं। ये देख बुढ़े, मैंने सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये सबूत पुलिस को ना दिखाऊं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, नहीं तो पूरी जिंदगी बस चक्की पीसते रहना जेल में बैठकर।
तभी सीमा का बॉयफ्रेंड वहां जाता है। ये देख मेरा बॉयफ्रेंड, मैं सिर्फ और सिर्फ विवेक से प्यार करती हूँ। तभी राज खड़ा हो जाता है और क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? राज, तुम जिंदा हो? तुम्हें तो बाबूजी ने मार दिया था। मैं तो बस मरने का नाटक कर रहा था। उस रात जब तुम कमरे में नहीं थी तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते छत पे चला गया और मैंने तुम्हें विवेक के साथ देख लिया और मैंने सारी बात अपने बाबूजी को बताई। उसके बाद उसके बाबूजी ने सीमा की सच्चाई बाहर ला दी और राज जान गया उसके बारे में। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।